हेलो फ्रेंड्स। चिराग जलाने वाली थी तीन औरतें तीन कहानियाँ। मैं मतोसत तबके के एक ऐसे घराने में पैदा हुई कि जहाँ भूख की बीमारी को कोड़ के मर्ज की तरह खूब छुपाया जाता है। तभी सफ़ेद ज़ाहिरी पोशी आदमी को घुन की तरह खाने लगती है। अब्बा भी हालात के भारी पाटों के बीच मुद्दत से पिस रहे थे, मगर उफ कभी नहीं की। शराफत और जाहिरदारी को कुन छुरियों से माशी मसाइल की बेरहम फौज का मुकाबला करते करते अब वो निढाल हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एक बोसीदा दीवार की माने ढह गए। जब वालिद साहब रिटायर हुए तो महंगाई ने हमको अपनी लपेट में ले लिया। सोने पे सुहागा के इन्हीं दिनों तारीखी सैलाब ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। एक पेंशन याफ्ता मदर्स माँ एहलिया और 6 बच्चों के इस सैलाब के तंद्रेले से बुरी तरह मुतासर हुआ। 2 बच्चों की तालीम रही एक तरफ, अब तो मसला दाल रोटी का था और कोई जरिया मुआश भी न था। बड़े भाई कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे और मैंने मैट्रिक के बाद सिलाई सेंटर से 2 साल डिप्लोमा किया था, मगर कहीं नौकरी ना मिल रही थी। इन्हीं दिनों हुकूमत की जानिब से देहातों में कुछ दस्तकारी स्कूल खोले गए। ये ऐसे दूर दराज गाँव में थे कि जहाँ शहर से हुनरमंद मौलमात जाने से कतराती थीं। हमारा शहर एक ऐसे ही देहात से मुल्हिक था। अपने हालात को महसूस करते हुए मैंने भी फैसला किया कि किसी देहात के सेंटर में मुलाजमत की खातिर दरख्वास्त गुजार दूँ। हमारे ख़ानदान में इन दिनों किसी लड़की का मुलाजमत करना मायूब ख्याल किया जाता था, मगर बुरा हुआ मुफलिसी का कि अच्छे अच्छों से ऐसे फैसले करा देती है कि जो वो नहीं करना चाहते। कुछ रिश्तेदारों ने समझाया भी कि अभी हमारा मुआशरा इस काबिल नहीं हुआ है कि शुरफा की बेटियां दूर देहातों में अकेली सफ़र करके जाएं। मुझको मगर अपने घर के मुआशी मसाइल की बहुत फ़िक्र थी। हर किसी की सुनी अनसुनी कर दी। अब्बा को राज़ी किया और उन्होंने अपने एक वाकिफ़ कार से कहकर मुझको एक दस्तकारी स्कूल में लगवा दिया। स्कीम के तहत जिस कस्बे में स्कूल कायम किया जाना होता, वहाँ पहले एक कमेटी बनाई जाती जिसके सदर, सेक्रेटरी और खरांची वगैरह का चुनाव होता। ये कमेटी स्कूल के लिए मुफ्त इमारत फराम करती और मौलिमात की रिहाइश का भी बंदोबस्त करती। करीबी आबादी के घरों से लड़कियों के वालिदैन को भी आमादा करना पड़ता कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ मशीन और ग्रांट मुहैया करती। मौलिमात को तनख्वाह के लिए कमेटी के सेक्रेटरी या सदर का दस्ते नगर होना ही पड़ता। इस मुफीद स्कीम का यही गम था कि इसकी मौलिमात मुकम्मल तौर पर मुकामी कमेटियों के मेंबरान के रहमो करम पर होती। मैंने वालिद को हमरा चलकर साथ रहने पर आमादा किया और हिम्मत कर ली। जब पहली बार कस्बे के स्कूल गई तो सेक्रेटरी साहब मुझे अपने घर ले गए, जहां इनकी बीवी और बच्चियां मौजूद थीं। इन्होंने मुझको अपने मकान की छत पर बने चौबारे में ठहराया कि अभी स्कूल की इमारत ज़ेरे तामीर थी। ये सेक्रेटरी साहब मुझसे दुगनी उम्र के थे, मगर मुझे बाजी बाजी कहते ना थकते थे। मैं इनके घर में क़याम पजीर थी और वालिद साहब इनकी बैठक में होते थे, लेकिन वो अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारते, क्योंकि दर्स व तदरीस इनका पेशा रहा था और सैकड़ों तलबा व तालिबात को कुरान पाक पढ़ाया था। यहाँ भी फ़ी सबीलिल्लाह यही काम करने लगे। मैं जल्द ही घबरा गई। सेक्रेटरी साहब के घर रहना अजाब था कि वो मेरे ज़ाती मामलात में भी मुदाखलत करने लगे थे। मसलन मेरे मामू इसी कस्बे के स्कूल में पढ़ाते थे, मगर मुझको इनके यहाँ जाने या रहने की इजाज़त ना थी। खुदा खुदा करके मौलिमा की रिहाइश के लिए कमरा बन गया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। मुकामी लड़कियाँ जो घरों से बिल्कुल ना निकलती थी वो भी आने लगी। मेरा दिल काम में लग गया था। स्कूल टाइम में अब्बा जी मस्जिद में रहते और छुट्टी के बाद जब वो अपने घरों को चली जाती, वालिद मेरे पास आ जाते, लेकिन नमाज के वक्त वो फिर मस्जिद चले जाते थे और फिर मैं अकेली रह जाती। रात के वक्त मेरे वालिद स्कूल में और मैं अपनी एक शागिर्द लड़की के घर जाकर सोती थी, जहाँ पूरी फैमिली रहती थी। इन हालात में मैं देहात में हुनर सिखाने की खिदमत को एक जज्बे के साथ सरंजाम दे रही थी। ये इतवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। वालिद साहब जोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब आ गए। इनके हाथ में 4-5 लिफाफे थे। कहने लगे, मोहतरमा ये तमाम खतूत मैंने पढ़ लिए हैं और अब तुमको ना मिलेंगे। औरों पर ये इनायतें और हम महरूम रहें, हम भी तो सीने में दिल रखते हैं। अब अगर तुमने इल्तफात से काम ना लिया तो मैं इन खतूत से तुमको बदनाम कर दूंगा। नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी रुसवाई अलग होगी। बात तो मेरी समझ में कतई ना आई, क्योंकि खतूत तो मेरे घर वालों के हो सकते थे या रिश्तेदारों में से किसी के। इसमें तो ऐसी कोई बात ना थी कि बदनामी का बायस बनती। फिर ये शख्स मुझको किस बात की धमकी दे रहा था? वो तो मुझको धमकी देकर चला गया और मैं सर पकड़कर बैठ गई। ज़रूरत के अलावा एक जज्बे के तहत देहात में नौकरी करने आई थी, यहाँ उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब फुप्पो, खाला और खालों की बातें याद आईं कि देहात में नौकरी करने जा रही हो, जहाँ औरत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। कुछ दिन गुजरे। एक रोज़ मैं रिहाइश गाह के सहन में चारपाई पर बैठी थी। अब्बा जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब आ गए। हाथ में फ़ाइल थी। कहने लगे, इस पर दस्तखत कराने हैं।
तुम्हारी तनख्वाह की बात है। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी साहब, मैं आपको बड़ा भाई समझती हूँ, आप अपनी बहन से फासला रखिए। क्या हो गया है आपको? तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये कहकर मेरी जानिब बढ़े और मैंने तभी इनको उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चकरा कर गिर गए। शायद मुझसे इतनी हिम्मत की उम्मीद ना थी इनको। ये शुक्र कि स्कूल की चारदीवारी में नस्ब गेट खुला हुआ था, वरना जाने वो क्या कर गुजरते। तुरंत भागकर कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो उल्टे कदमों वापस चला गया और कई दिन तक स्कूल का रुख ना किया। अब गोमगो में थी कि वालिद साहब से बात करूं या ना करूं। मेरी खातिर ही तो वो इस उम्र में घर से दूर रह रहे थे। बिलाशुबा फ़ौरन कहते कि नौकरी छोड़ दो, जबकि मैं हिम्मत से हालात का मुकाबला करना चाहती थी। सेक्रेटरी साहब की भांजी भी दस्तकारी सीखने आती थी। इन्होंने इसको स्कूल भेजना बंद कर दिया। अपनी जानने वाली चंद फैमिलियों को रोका कि जिनकी लड़कियां इनके तौसत से स्कूल आ रही थी, ताकि मतलूबा तादाद पूरी ना रहे और स्कीम नाकाम हो जाए। जब इन्होंने इसकी बातों पर कान ना धरे तो मेरे किरदार के बारे में गलत बातें करने लगा। मुकामी लोगों की नज़रों में ये ठीक आदमी ना था। इन पर इसके प्रोपेगेंडे का असर ना हुआ, बल्कि इन्होंने दबी ज़बान से कहना शुरू कर दिया कि उस्तानी तो अच्छी है, इसका बूढ़ा बाप नेक आदमी है, बच्चों को मस्जिद में बिला मुआवजा कुरान पढ़ाता है, बेटी के साथ देहात में रहना कबूल किया है, सेक्रेटरी को बदलना चाहिए। स्कूल में 2 लड़कियां एक साबिक फौजी के घर से भी आती थीं। मेरी वो हम उम्र थी, इस वजह से मेरी सहेलियां बन गईं। ये दोनों शादीशुदा थीं। परेशान देखा तो पूछा क्या परेशानी है। मैंने सारी बात उनको कह डाली। खदशा भी बताया कि शायद वालिद साहब अब मुझको नौकरी ना करने दें और वापस ले जाएं। इन्होंने अपने शौहरों से कहकर मदद करने की पेशकश की। बाकी लड़कियों ने भी मेरी बात सुनी, सभी परेशान हो गईं। दूसरे रोज़ मैं वालिद साहब की हमरा इस साबिक फ़ौजी के घर गई। वालिद साहब ने इनसे तमाम अहवाल बताया। इस भले मानस ने मदद का वादा किया। अगले रोज़ सेक्रेटरी साहब ने मुझको नोट्स भिजवा दिया कि फ़िलहाल फ़ंड जमा हो रहा है, लिहाजा काम करना है तो बग़ैर तनख्वाह के करो। जब फ़ंड मिल जाएगा तनख्वाह भी मिलेगी। इत्तफाक से वालिद साहब के हाथ में ये नोट आ गया। वो फौजी साहब वहाँ के पास गए। उन्होंने ये नोट पढ़ लिया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर सेक्रेटरी साहब के गले पड़ गए। कहा कि इस इलाके में जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, ये बच्ची रज़ाकाराना आई है और तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। इस नेक इंसान ने कौंसल जाकर करारदाद पास कराई और डीसी साहब को भिजवा दी, जो इस तामीरी प्रोग्राम के निगरान थे। इन्होंने फौरी तौर पर फील्ड ऑफिसर मुकर्रर किया। ताहम वालिद साहब इस झगड़े से घबरा गए, मुझसे इस्तीफ़ा दिलवाया और घर ले आए। अब इलाके के लोगों को अहवाल पता चला तो सेक्रेटरी साहब पर बन आई। वो हमारे घर आए, वालिद साहब के पाँव पकड़ लिए कि मैं बाल बच्चेदार हूँ, खुदारा माफ़ी दे दीजिए, केस पुलिस तक कोई ले गया या ऊपर चला गया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंसानी हमदर्दी से मजबूर होकर मेरे वालिद साहब ने फील्ड ऑफिसर को राजीनामा लिख दिया। इसी साबिक फौजी की मेहरबानी से मुझे एक नज़दीकी कस्बे में तैनात कर दिया गया। जल्द ही यहाँ के सेक्रेटरी के तेवर भी तीखे होने लगे। स्कूल की छुट्टी के बाद जब तालबात घर चली जाती, गुमनाम खतूत स्कूल में आ गिरते, कभी पत्थर अंदर आ पड़ते। पता चला कि पुरानी सेक्रेटरी इनके दोस्त हैं और वही यहाँ के सेक्रेटरी से ये सब कुछ करवा रहे हैं, जिसको वालिद साहब ने अपनी नेक तनीयत तबीयत की वजह से माफ़ किया था। इसने फिर से मेरे खिलाफ मुकामी लोगों को बदजन करने और मुझको रुस्वा करने का बेड़ा उठा लिया कि इसके मुंह पर जो थप्पड़ मैंने रसीद किया था, जिसकी जद को वो अभी तक भुला नहीं सका था। दुनिया बुरी जगह इसी कारण कहलाती है कि यहाँ बद अच्छा और बदनाम बुरा होता है। इस बदबख्त ने मुझको घर घर बदनाम करने की साजिश करके मेरा इस देहात में भी नौकरी करना दोभर कर दिया। इस किस्से का इख्तिताम बिलाखिर इस तरह हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। 27वीं की रात लोग ख़त्म कुरान की खातिर मस्जिद में जमा थे। मेरे वालिद भी वहाँ थे। तभी 3-4 बदमाश किस्म के आदमी दीवार फैलांग कर स्कूल के अहाते में आ गए। सद्दे शुक्र मैं जाग रही थी, मुसल्ले पर बैठी दुआ कर रही थी। आहट सुनकर डर गई और कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी लगा ली और शोर मचाया। पड़ोस में औरतें इबादत की वजह से जाग रही थी और इनके मर्द भी मस्जिद में थे। मेरा शोर सुनकर इन्होंने भी शोर मचाया और आवाज़ें देने लगी। तब वो अहाते में दर आने वाले भाग गए। जब वालिद साहब आए, दरवाज़ा खुलवाया। मैं थर थर काँप रही थी। अंदर कमरे में बंद रहने से सर से पाँव तक पसीने में नहाई हुई थी, जबकि गज़ब की गर्मी में देहात में जहाँ बिजली ना हो, बग़ैर पंखे कमरे में इतनी देर कोई बंद नहीं कर रह सकता। मैं अपने घर के माशी हालात में हाथ बटाने चली थी और जहनी मरीज़ होते होते रह गई। सद्दे शुक्र 1 साल बाद मेरे भाई की तालीम मुकम्मल हो गई और इसकी स्कूल में बतौर उस्ताद तैनाती हो गई, तो हमारे जीने का आसरा भी हो गया। आज भी सोचती हूँ कि चिराग जलाने चली थी, दामन में अंधेरे समेट लाई। नौकरी करके मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि बदनामी की सूरत जिसकी मुझे सज़ा मिली। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।